हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। हम लोगों का पहला हेड चल रहा है सैलरी हेड, जिसमें हम लोगों ने कंपुटेशन हम लोगों में 2 पॉइंट पढ़ लिया था कि फर्स्ट नंबर पे बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी आती है। सेकेंड नंबर पे टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह के अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया। पहला फुल्ली एग्जाम्ड अलाउंसेस होते हैं, है ना। कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अमाउंट सेट कर रखा है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 100 रुपीज़ पर मंथ, है ना, पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। फिर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। फिर इसी तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड्स के लिए। फिर कुछ ऐसे अलाउंसेस भी बताए हैं कि जितना खर्च कर दिया एग्जाम बचा लिया तो टैक्सेबल। फिर हम लोगों ने उसमें ऐसा भी पढ़ा कि कुछ ऐसे भी अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है सर, उसमें कोई छूट नहीं है, जितना मिलेगा पूरा सीधे सीधे सैलरी में ऐड करो। फिर एक हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, हाउस रेंट अलाउंस का एग्जामेशन कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम हो, 40 या 50% ऑफ सैलरी, है ना, 40 या 50% ऑफ सैलरी था। और साथ ही साथ क्या था फिर इसके बाद उन्होंने देखा था एक्चुअल सैलरी कितना मिल रहा है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ अप्लाई करके हम लोगों ने एग्जाम सैलरी निकालना सीखा था। गुड मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे है ऐड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अभी हम लोग को जो थर्ड पॉइंट वी नीड टू स्टडी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। सो व्हाट इज परक्यूजिट, वही हम लोग को आज टॉपिक कवर करना है। 2 टॉपिक हमारे हो गए, थर्ड टॉपिक इज परक्यूजिट्स। सो चलिए परक्यूजिट्स, इसमें थोड़ा सा आप लोग को भी मेहनत करना होगा, यू नीड टू स्टडी सेल्फ ऑल्सो। सो यहाँ देखो परक्यूजिट्स होता क्या है। परक्यूजिट्स आर द एडेड बेनिफिट्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में पर्सनल बेनिफिट। क्या होता है? पर्सनल बेनिफिट जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है ड्यू टू देयर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जब तक वो जॉब कर रहे हैं। ओके, तो लिखा है परक्यूजिट इज द एडेड बेनिफिट्स इमॉल्वमेंट्स ऑफ फैसिलिटीज, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरीज, है ना, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। जनरली परक्यूजिट्स आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। जनरली ये जो परक्यूजिट्स मिलती है आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट पड़ेगी, सपोज एम्प्लॉयर ने आपका मोबाइल बिल उठाया खर्चा, और एक महीने का 1,000 रुपये आता था, पूरे साल का कितना है, 12,000 रुपये। तो तुम्हारा 12,000 टेलीफोन बिल का पेमेंट किसने किया? कंपनी ने। तो जो कंपनी की कॉस्ट आई आपके ऊपर 12,000 रुपये, वही आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी, है ना। एक तरह से आप ही के ऊपर खर्चा हुआ, तो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो सिंपली वही कह रहा है, जनरली परक्यूजिट आर द वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। Broadly, perquisites is defined in the section 17 की section 2, है ना। तो यहाँ पे perquisites को explain किया हुआ है सेक्शन में। फिलहाल आगे देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ द रेंट, फ्री और कंसेशनल रेंट, ये सारी चीज़। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है रेंट की फैसिलिटीज़ मिलती है। ये सारी फैसिलिटीज़ है, विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया रेंट फ्री अकोमोडेशन, है ना। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब किराया मुक्त मकान। कई बार आपको मकान की सुविधा देती है कंपनी, तो वो आ गया RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं। सेल ऑफ मोबाइल एसेट्स टू एम्प्लॉय एट ऑफ नॉमिनल प्राइस। कई बार कंपनी क्या करती है, आपको कुछ मूवेबल प्रोडक्ट देती है, मूवेबल एसेट्स दे देती है, सेल कर देती है, आपको बेच देती है, या फिर आपको यूज़ करने के लिए देती है ना। यूज़ ऑफ मोबाइल एसेट्स लाइक मोटर कार एंड दिस वन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, फ्री एजुकेशन, है ना, एजुकेशन की फैसिलिटी भी कई बार देती है एम्प्लॉय को या उसके बच्चों को। लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया, है ना। लीव ट्रेवल कंसेशन मतलब होता है एक तो छुट्टी भी देती है, ऊपर से घूमने के लिए, है ना, कि जाओ थोड़ा घूम लो फैमिली के साथ। नौ मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, गिफ्ट वाउचर टोकन टू द एम्प्लॉयज़ एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सब परक्यूजिट्स में आती है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देखना होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स होती हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगे तो ही टैक्सेबल होगा। लाइक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में डायरेक्टर आते हैं, या फिर एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर आपकी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो आपको भी क्या बोला जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। या फिर एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़। अगर आपकी सैलरी कितने से अधिक है, 50,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको क्या बोला जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो ठीक है, विल डिस्कस, आगे काम पड़ेगा इसका। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली परक्यूजिट्स हमें स्टडी करनी है रेंट फ्री अकोमोडेशन।
रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे टैक्सेबल होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, और कई बार कंपनी कहती है, कई बार कंपनी आपको अचानक ट्रांसफ़र करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसके पास रहता नहीं है आपके रहने की जगह, तो वो कहता है अच्छा ठीक है इसे होटल में रुक लो, जो भी खर्चा होगा कंपनी विल पे, है ना? तो उस केस में होटल एकोमोडेशन किस केस में टैक्सेबल होगा? तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला, सो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, इस चार्ट की जगह पे हम लोग ये चार्ट स्टडी करेंगे। दिस इज़ क्वाइट गुड और क्वाइट इजी टू लर्न। तो यहाँ देखो क्या दिया है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। कंपनी ने आपको किराया मुक्त मकान दिया, आपको किराया वराया देना नहीं है। तो ऐसे केस में ध्यान रहे मकान की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो कुछ क्वेश्चन तुम्हें पूछना होगा, अगर तुम्हें ये वैल्यूएशन निकालना है तो कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, जस्ट लाइक मकान कैसा है, मकान अनफर्निश्ड है कि फर्निश्ड है। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में क्या फ़र्क होता है? अनफर्निश्ड मतलब खाली रूम दिया गया है, फर्निश्ड मतलब होता है उसके अंदर फर्नीचर डाल के दे दिया गया। तो अगर रूम के अंदर फर्नीचर भी है तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्निश्ड एकोमोडेशन। क्लियर? तो पहले तो ये आपको देखना है कि भाई फर्निश्ड हाउस है कि अनफर्निश्ड हाउस है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, एम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि जो मकान दिया गया है वो मकान कंपनी का खुद का है कि कंपनी ने किराए पे लेके तुम्हें दिया है। पॉइंट समझे? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अगर आंसर निकलता है सामने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और मकान कैसा है, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, खाली रूम है, तो ऐसा अगर आपको दिया गया तो सिंपल सा मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एज पर गवर्नमेंट रूल। तो गवर्नमेंट रूल क्या कहता है? सपोज गवर्नमेंट रूल कहता है मकान की वैल्यू क्या है, आपकी सैलरी का 10%। तो ऐसे में आपकी सैलरी का 10% आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। तो गवर्नमेंट रूल है, 10% बोल रहा है तो 10%, 12% बोल रहा है तो 12%, 15% बोल रहा है तो 15%। पॉइंट समझे? तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, गवर्नमेंट ने जो बोला वही मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। अब आपकी सैलरी सपोज करो कितनी है, सपोज आपकी सैलरी पूरे साल की सपोज सैलरी आपकी है 4 लाख रुपए, तो उस 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी, यानी आपके ऊपर कंपनी 40,000 रुपये खर्च कर रही है। तो ये परक्यूजिट की वैल्यू हुई। परक्यूजिट मतलब उस रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू हुई। अब सपोज करो उस मकान में तो गवर्नमेंट ने 10 लाख का 1 लाख का फर्नीचर भी डाल के रखा हुआ है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो 10,000, 40,000 मकान की वैल्यू थी, 10,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू, दोनों जोड़ दो, 50,000 रुपये फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू निकली। कुछ समझ में आया? तो ऐसे मकान की वैल्यू निकाली जाती है। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन दिमाग कब लगाना होगा? जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अगेन एक क्वेश्चन पूछना है आपको, क्या कि कंपनी का खुद का मकान है कि कंपनी ने किराए पे लेके दिया है। हो सकता है आपने टाटा में काम कर रहे हो, रिलायंस में काम कर रहे हो, राज कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे तरह के कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वहाँ काम कर रहे हो, और पता क्या चलता है, जो जगह दी गई है वो कंपनी के खुद की है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो अगर कंपनी की खुद की है तो मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तब वहाँ की पॉपुलेशन चेक करना होगा। देन यू नीड टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, है ना, दैट लोकेशन इज़ लेस देन 15 लाख, 15 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटी में आपको जगह दिया गया है रहने के लिए, देन 5% ऑफ योर सैलरी इज़ बिकम योर हाउस वैल्यू। आपके मकान की वैल्यू कितनी निकलेगी? आपके सैलरी का 5%। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 15 to 40 लाख है तो 7.5% ऑफ योर सैलरी इज़ योर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, ऐसी जगह पे आपको रहने के लिए मकान दिया गया है, तो 10%, अपनी सैलरी का 10% कर देना, वही आपके मकान की वैल्यू है। तो आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। तो जब आपका घर होगा कोई कहीं सी जगह पे तो आपको क्यों मकान की सुविधा देगा? पॉइंट समझे कि नहीं समझे? उसकी जगह आपको कुछ पैसे दे देगा। ठीक है ना? तो इसलिए तो मकान सुविधा की बात कर रहे हैं कि अगर आपको कंपनी ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो पीछे है प्रोफेसर्स कॉलोनी, है ना?
तो प्रोफेसर्स वहाँ रहते हैं। गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में जाओ, पीछे टीचर्स कॉलोनी है, तो वो गवर्नमेंट का ही है। इसी तरह से रेलवे में चले जाओ, बॉलिया कॉलोनी है पूरा रेलवे वालों का। तो इन द सेंस क्या वो क्या है, वो उनका खुद का है। रेलवे वालों की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग है, वहाँ पे वो रहने के लिए आपको जगह देते हैं। अभी नवल्स में ही चले जाओ, प्राइवेट स्कूल है बट उनकी भी अपनी बिल्डिंग है, और यहाँ पे बॉयज़ को हॉस्टल में रखते हैं, टीचर्स को भी कई बार दे देते हैं जगह कि ठीक है आप ये रह लो। तो मकान की सुविधा दे रहे हैं ना सर, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आपको देखना है बस वहाँ की पॉपुलेशन। अगर आपको ऐसी जगह, हाँ, उस जहाँ पे भी आपको रहने के लिए जगह दिया गया है, उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। जहाँ पे नौकरी कर रहे हो उससे नहीं मतलब है, आपको जहाँ पे रहने के लिए जगह दी गई है उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। तो सवाल उठता है सर पॉपुलेशन पता कैसे चलेगी। पॉपुलेशन सेंसस से पता चलती है। जैसे अभी भी जनगणना चल रही है ना, इस समय जनगणना चल रही है, तो जो सेंसस होता है, सेंसस के जरिए आपको पॉपुलेशन पता चल जाती है कि किस जगह की कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना क्या है, मकान की वैल्यू निकालनी है। तो कब 5% होगा, कब 7.5% होगा, कब 10% होगा, समझ में आ गया। और किसका निकालना है, अपनी सैलरी का। अब अगर मकान के साथ साथ उसने फर्नीचर भी इंक्लूड करके दिया हुआ है, तो फर्नीचर का कॉस्ट का 10%। कई बार कंपनियां फर्नीचर खरीदती नहीं है, उसको किराए पे लेके लगा देती हैं। तो अगर किराए पे लेके लगाई हैं तो कंपनी जितना किराया देगी, जितना भी किराया देती है, वो फर्नीचर की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक। अब उन दोनों को जोड़ दो, मकान की वैल्यू और फर्नीचर्स की वैल्यू, दोनों मिल जाएगा, हो जाएगा कितना, क्या, फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। जैसे मान लो तुम्हारे रूम में एसी लगवा दिया, एसी का किराया कंपनी देती है 2,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हुआ, 24,000 रुपये। तो ये तुम्हारे मकान की वैल्यू में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ये हो गया कि जब कंपनी का खुद का मकान है तब आपके सैलरी में कितना ऐड होगा। हम्म। अब हम बात करेंगे इफ ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट एम्प्लॉयर, यानी कंपनी का खुद का मकान नहीं है, कंपनी ने किराए पे लेके फिर आपको दिया। कंपनी भी क्या कर रही है, आपको मकान की सुविधा तो दी है, लेकिन वो कंपनी का खुद का बिल्डिंग नहीं है सर, कंपनी खुद किराया लेके फिर हमको दी हुई है, तब ठीक है सर, अच्छी बात है। तो तब ऐसे में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग करना, जो दोनों में से कम होगा वही मकान की वैल्यू होगी। सर इसमें क्या करना है, अपनी सैलरी का बिना पॉपुलेशन दे, यहाँ पॉपुलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा अपनी सैलरी का 10% कर लो। अपनी सैलरी का 10% और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, उस रूम का, उस जगह का कंपनी कितना किराया देती है ना, जो दोनों में से कम हो। अब अगर तुम्हारी सैलरी है 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपये। कंपनी उसका रेंट कितना देती है, सपोज कंपनी उसका रेंट देती है 5,000 रुपये महीना, तो 12 बचे 60,000। तो 60,000 और 40,000 में से कौन कम हुआ, 40,000। तो 40,000 रुपये तुम्हारी सैलरी में, मकान की वैल्यू 40,000 बनेगी, 60,000 नहीं। कहने का मतलब गवर्नमेंट का सीधा सीधा है, मकान की वैल्यू आपकी सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पॉइंट समझे। आपको कितना भी बड़ा रूम दे दिया, आलीशान दे दिया, मान लो उसका 10,000 रुपये महीना किराया है, तो 10,000 है, तो 10,000 के हिसाब से क्या है भाई, 1,20,000 हो गया। लेकिन तुम्हारी सैलरी 4 लाख है, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ, 40,000। 40,000 ही मकान की वैल्यू, 1,20,000 मकान की वैल्यू नहीं बनेगी। पॉइंट समझे। नाउ नेक्स्ट, अगर मकान के साथ साथ फर्नीचर ऐड किया हुआ है तो सेम वैसे ही जैसे पीछे भी कर रहे थे, फर्नीचर की कॉस्ट का 10% और फर्निश्ड डेकोरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर हो गया सबको। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, जो गवर्नमेंट कहेगा आप निकाल लेना सर, उसमें कोई दिक्कत दिक्कत ही नहीं है। फर्नीचर ऐड करेगा, फर्नीचर की कॉस्ट का 10%, दोनों जोड़ दो, फर्निश्ड डेकोरेशन की वैल्यू निकल आएगी। अगर कम प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ऐसे में देख लेना कंपनी का खुद का मकान है। अगर कंपनी का खुद का मकान है तो पॉपुलेशन देख के हम लोग अपनी सैलरी का परसेंटेज निकालेंगे, 5, 7.5 की 10 करना है। और फर्नीचर की कॉस्ट होगी तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। लास्ट, अगर कंपनी ने किराए पे लेके मकान दिया हुआ है तो तब तो सर बहुत सिंपल हो गया, तब तो आपको सीधे सीधे सैलरी का 10% करना है, और जो कंपनी रेंट देती है एक्चुअल में, दोनों में कंपेयर कर लेना, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा वही मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप सो। आगे समझ में। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इनका थोड़ा अलग तरीका है ना। तो ये थोड़ा सा पुराना भी है, छोड़ दो इसे, इस स्लाइड को तो मैं हटा ही देता हूँ, अब इस स्लाइड का कोई मतलब नहीं है। अब चलिए देखिए, इतना करने के बाद अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, कि बेसिक सैलरी कितनी है, 1 लाख, है ना।
ही इज़ गिवन अ फ्री हाउस बाय द कंपनी, रेंट पेड फॉर द हाउस बाय द कंपनी इज डायरेक्टली, है ना, उस किराया कंपनी जो दो देती है, डायरेक्टली कंपनी उसका किराया दे रही है 20,000 रुपये पर मंथ, है कि नहीं है। कैलकुलेट आर एफ ए परक्यूजिट्स, आर एफ ए की परक्यूजिट्स पूछ रही है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है तो 1 लाख रुपए के हिसाब से कितना हुआ साल का, 12 लाख, साल का 12 लाख रुपए हुआ सैलरी। अब कंपनी ने उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है, जिसका रेंट कंपनी देती है। कितना कंपनी देती है रेंट, तो यानी कंपनी का खुद का मकान नहीं है ना। पहले क्वेश्चन पूछो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट तो बोला नहीं है तो नॉन गवर्नमेंट मानेंगे। फर्निश्ड एकोमोडेशन है कि अनफर्निश्ड, कहीं कुछ नहीं बोला तो अनफर्निश्ड मानेंगे। चलिए, अब मकान की वैल्यू वही कैसे निकालेगी, आपको पता है कौन सा रूल लगाना है, ये वाला। सैलरी का 10%, तो 12 लाख का 10% कितना होगा, 1,20,000 रुपये। कंपनी कितना रेंट देती है, 20,000 रुपये महीना, तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 और 1,20,000, विच ओवर इज लोअर, ये आपके मकान की वैल्यू हुई। सीधा सीधा आंसर। तो जो अभी पढ़े उसको समरी में ऐसे ही पढ़ सकते हो। रेंट फ्री एकोमोडेशन कैसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फीस जो भी गवर्नमेंट बोलेगी। अदर एम्प्लॉय तो देख लेना कंपनी ने क्या है, रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट पेड बाय द कंपनी एंड 15%। अब 15% खत्म हो गया, अब कितना हो गया, 10% हो गया। पहले 15 था, अभी 10 हो चुका। बाकी ये भी हटा ही दें, अब इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है। याद है जब एचआरए पढ़ रहे थे, हाउस रेंट अलाउंस, वहाँ सैलरी का मतलब तीन चीज़ें सिर्फ थी, बेसिक सैलरी, डीए और फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स, बस तीन चीज़ें। लेकिन सॉल्व तो जब आरएफ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है सैलरी का 10% करो, सैलरी का 7.5% करो, तो सैलरी का मतलब क्या है। तो यहाँ देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया। इन आर एफ ए सैलरी मीन्स फर्स्ट 2 पॉइंट ऑफ कंपुटेशन। सो कंपुटेशन आपने पढ़ा था, यही कंपुटेशन है। और बोल रहे हैं फर्स्ट 2 पॉइंट, हम लोग परक्यूजिट निकाल रहे हैं ना, तो उसके पहले का जितना अमाउंट होगा फर्स्ट एंड सेकेंड या अलाउंसेस तक जितना भी है टैक्सेबल सब जोड़ लो, वो जो सैलरी आएगा उसका 7.5, उसका 10 या उसका 5% करना है। समझ रहे हो। तो फर्स्ट 2 पॉइंट ऑफ कंपुटेशन, यही कहने का मतलब। अब चलिए देखिए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक और दे रखा है, बेसिक सैलरी कितनी है 20,000, डीए कितना है इंक्लूडिंग इन रिटायरमेंट बेनिफिट 10,000 है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,500 रुपये दे रहा है ना, 3 बच्चों पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल रिम्बर्स कर रहा है 1,000, फ्री ऑल्टो कार की फैसिलिटी तो परक्यूजिट में आगे भी पढ़े नहीं हो आप लोग। ही इज गिवन अ फ्री हाउस बाय द कंपनी, रेंट पेड फॉर द हाउस बाय द कंपनी इज डायरेक्टली, कितना रेंट दे रही है कंपनी, 10,000 रुपीज़। कितना दे रही है, कैलकुलेट आर एफ ए। तो यहाँ ध्यान रहे बेसिक सैलरी आएगा, डी आएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आएगा सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको पता है 200 रुपये माइनस कर लो, कितना माइनस कर लो, 200 रुपये। ये सारी सैलरी हम कैसे मान के चल रहे हैं, मंथली, कैसे मान के चल रहे हैं, मंथली। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इनकी सैलरी निकालनी है। तो सैलरी कैसे निकलेगी, सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी देखिए कितनी है, 20,000 पर मंथ। तो अगर 20,000 पर मंथ है तो 12 महीने का कितना हो गया, 2,40,000। फिर डी ए कितना था, 10,000। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपको पता है कितना मिल रहा है, 1,500, 3 बच्चों पे, लेकिन उसका एग्जामेशन कितना मिलेगा, सिर्फ 200, दो ही बच्चों पे, मल्टीप्लाई बाई 12, इतना टैक्सेबल हुआ। और कुछ मेडिकल इलेक्ट्रिसिटी रीइंबर्समेंट, ये तो परक्यूजिट्स में ही आएगा, है ना, ये सब नहीं शामिल होगा। चलिए, तो यहाँ पे सैलरी इतनी आ गई, अब इस सैलरी का कितना प्रतिशत करना है।
तो ध्यान रहे, जो भी है रेंट कितना देती है कंपनी, 10,000 रुपये महीना। तो पहले तो अपनी सैलरी का 10% कर लेंगे हम लोग। तो इस सैलरी का कितना प्रतिशत, इतना आ रहा है। और कंपनी रेंट कितना देती है, 10,000 रुपये महीना। तो 10,000 रुपये अगर महीना दे रही है तो 12 महीने कितना देगी, 1,20,000, जो दोनों में से कम हो। 37,560, ये आपके मकान की वैल्यू है, ना कि 1,20,000 रुपये। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे मकान की वैल्यू निकल गई। तो RFA ऐसे ही निकालना है। RFA फॉर फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस समझ गए ना सब लोग। सम टाइम फर्नीचर्स, फर्निश्ड हाउस गिवन टू द एम्प्लॉय, दैट इज हैज़ अ फर्नीचर, उसमें फर्नीचर है, मशीन्स है, लाइक AC डाल दिया है ना, एक्सेट्रा इन इट। इन दैट केस वी विल टेक 10% डेप्रिसिएशन ऑन देम। कितना परसेंट, 10%। या फिर रेंट पेड बाय द कंपनी ऑन देम टू कैलकुलेट RFA पर क्यूजिट्स। क्लियर। तो पढ़ा ही हम लोगों ने। सपोज कंपनी हैज़ टेकन AC ऑन रेंट 1,000 रुपये, और कंपनी हैज़ परचेज फर्नीचर्स। तो ध्यान रहे, परचेज किया फर्नीचर, इसका 10% कर लेना, 3,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू होगी। और कंपनी रेंट कितना देती है AC का, 1,000। तो 12 महीने कितना देगी, तो 12,000 और 3,000 कितना हुआ, 15,000। तो फर्नीचर्स की वैल्यू कितनी हुई, 15,000। अब एक शब्द आता है कंसेशनल रेंट। कंसेशनल रेंट क्या होता है, ज़्यादातर जो लोगों को रूम की सुविधा दी जाती है, मकान की सुविधा दी जाती है, तो उनकी सैलरी से कुछ काटा भी जाता है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे मकान की वैल्यू कितनी आ रही थी, इन दोनों में से कौन कम था, मिनिमम फंक्शन लगा दें, इन दोनों में से कौन कौन कम है। अब हर महीने तुम्हारी ये जो मकान की सुविधा दी गई थी, हर महीने तुम्हारी सैलरी से सपोज करो 1,500 रुपये काटा जा रहा था। तो 12 महीने में कितना काट लिया गया, 18,000। अब पर क्यूजिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से ये माइनस कर लो ना। तो पता है इसको क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कंसेशनल वैल्यू। नहीं समझ में आया। कंसेशनल वैल्यू का मतलब 37,000 की चीज़ आपको 18,000 में दे दी गई, तो आपको कंसेशन कितने का मिला, छूट कितने का मिला, तो यही तो आपकी सैलरी में ऐड होगी। क्यों सैलरी में ऐड हो रही है सर, क्योंकि यही तो आपका बेनिफिट है, पर्सनल बेनिफिट यही है ना। आपको 37,000 की चीज़ 18, सपोज तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सपोज सपोज करो कोई काम कर रहे हो किस में, रमा फर्नीचर्स में तुम काम करते हो। तो रमा फर्नीचर्स में काम करते हो, तुमको घर के लिए भी कुछ बेड लेना था। तो जो बेड सबको हम लोग बेचते थे, कंपनी जो सबको बेचती थी 20,000 में, कंपनी ने वो बेड तुम्हें 16,000 में दे दिया। क्यों, क्यों 16,000 में दिया, क्योंकि तुम उस रमा फर्नीचर में क्या हो, एम्प्लॉय हो। इसकी वजह से तुमको ये बेनिफिट मिला 4,000 का। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। तो अब क्या होगा, 16,000 में ठीक है तुमने फर्नीचर लिया, ये जो 4,000 रुपये तुम्हें जो बेनिफिट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड परक्यूजिट। ये परक्यूजिट है, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। क्यों सैलरी में ऐड होगी, क्योंकि इसको बोलते हैं पर्सनल बेनिफिट। क्या बोलते हैं, ये बेनिफिट क्यों मिला है, क्योंकि तुम उस कंपनी में एम्प्लॉय हो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे, इसलिए। तो इतने का तुम्हें कंसेशन मिला ना, कितने का कंसेशन मिला, 4,000। ये तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है। सो ये तुम्हारे एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है, तो इसलिए उसी को बोलते हैं आपकी सैलरी में ऐड होगा। आगे देखते हैं। तो कितना रेंट है, कितना तुमसे रेंट चार्ज कर लिया गया, अब जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेशनल रेंट। सपोज इन द लास्ट क्वेश्चन, हाउस इज गिवन नॉट फ्री, कंपनी चार्ज कंसेशनल रेंट 2,000। तो जो भी है, मान लो मकान की वैल्यू 5,945 है, तो उसमें कितना रेंट ले लिया तुमसे, तो तुम्हारे लिए परक्यूजिट कितने की है, 3,945। सही बात है भाई। तुम 40,000 की चीज़ दे रहे हो और 25,000 हमसे ले रहे हो, तो फायदा कितने का, 15,000, वही मेरी सैलरी में ऐड होगा। परक्यूजिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। अब बात हो रही है एकोमोडेशन इन प्रोवाइडेड इन होटल। कई बार क्या होता है, कंपनी आपको अचानक ट्रांसफ़र करती है कि ऐसा करो, तुम्हें कल ही मूव करना होगा दिल्ली, है ना, या 2 दिन बाद दिल्ली आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में आपको शिफ्टिंग विफ्टिंग करना, जो भी अपना करो, ठीक है। फिर हुआ कि यार वहाँ पे रहने की अभी व्यवस्था तुम्हारी हो नहीं पाई है, तो ऐसा करते हैं, तुम कोई होटल रुक ले करके रह लेना, और जो भी होटल का चार्जेस है कंपनी विल पे। समझ में आया। तो ध्यान रहे, अगर इस तरह से ट्रांसफ़र का केस हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र, तुम्हें होटल में कितने दिन तक रुकना पड़ गया, 15 दिन या उससे कम।
तब तो सर जी कंपनी ने जितना भी उस होटल के रेंट का पैसा दिया, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। परक्यूजिट की वैल्यू नॉट टैक्सेबल, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं। जैसे आपको कितने दिन रहना पड़ गया, 10 दिन, कितने दिन, और होटल का रेंट कितना है, सपोज करो होटल का कितना है, 2,000 रुपये, कितना है पर डे का, 2,000, 10 दिन रहना पड़ेगा, 20,000 रुपये हुआ ना, सोच इधर हो जाना, तो 20,000 रुपये हो गया। तो 20,000 रुपये क्या तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी कि नहीं होगी? 20,000 रुपये सैलरी में ऐड होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं ऐड होगी? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर है सर। 15 दिन से कम अगर रुकना पड़ा, कितने दिन से कम, 15 दिन से कम रुकना पड़ गया, तो वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, ठीक। लेकिन सपोज करो ऐसी जगह पे आपको कितना दिन रुकना पड़ गया, सपोज 15 दिन से अधिक, जैसे 1 महीना रुकना पड़ गया, 30 डेज, तो 30 डेज रुकना पड़ गया, तो 30 डेज का कितना होगा, 60,000 कंपनी ने पे किया, सही है। तो सॉल्व था सर मेरी परक्यूज की वैल्यू क्या है। तो चलिए उसको समझते हैं। आपकी सैलरी का 24% कर लेंगे, आपकी सैलरी का 24%, या होटल चार्जेस, जो दोनों में से विच एवर इज लेस। सर यहाँ पे सैलरी का 24% किसका, एनुअल सैलरी का? नहीं 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 नहीं, जितने दिन तुम होटल में रुके उस दिन की तुम्हारी सैलरी कितनी थी। तुम 30 दिन होटल में रुके, 30 दिन की तुम्हारी सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज 30 दिन की सैलरी तुम्हारी आ रही है 40,000 रुपये, तो 30 दिन की सैलरी अगर तुम्हारी 40,000 आ रही है, तो 40,000 का 24% करेंगे हम, कितने का, 40,000 का 24%। तो 40,000 का, अगर हम 40,000 का कितना कर रहे, 24%, तो 9,600 हुआ। और कंपनी ने तुमको 30 दिन वहाँ होटल में रुकवाया, उसका कितना कंपनी ने दिया, 60,000 रुपये, तो सैलरी में कितना ऐड होगा, 9,600 की 60,000, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। 9,600 आपकी सैलरी में ऐड होगा। अब तुम रुकवाया, तुम्हारी प्रॉब्लम ना, तो का जितना दिए सारा हमारी सैलरी में ऐड कर दोगे, सारी सैलरी में ऐड कर दोगे तो मेरा तो इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमको टैक्स अच्छा खासा देना पड़ जाएगा, तो गलत है सर। तो इसीलिए कहा गया कि आपकी सैलरी का 24% या होटल चार्जेस, जो दोनों में से कम होगा। क्लियर। तो होटल एकोमोडेशन आपको दी गई है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र 15 डेज़ के अंदर होगा, तो सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगी। 15 डेज से ऊपर हो गया तब अपनी सैलरी का 24% निकालेंगे, और जो हम होटल चार्जेस कंपनी पे कर रही है दोनों में कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से कम हो। वी कैलकुलेट सैलरी फॉर द होल ईयर, देन इट टेक्स सैलरी फॉर नंबर ऑफ डेज इन स्टेड इन होटल, वो तो पहले बता दिया। तुम्हारी साल भर की सैलरी देखेंगे, फिर उसके 30 दिन की सैलरी निकाल लेंगे उसके हिसाब से। अभी जो साल भर की सैलरी उसको 365 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 30 से, आ जाएगा। इफ एनी रेंट पेड बाय एम्प्लॉय इट इज रिड्यूस्ड टू अराइव द परक्यूजिट, अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ काटा गया था उस सुविधा के लिए तो माइनस कर लेना, परक्यूज की वैल्यू और कम हो जाएगी। सो ये हो गया। ट्रांसफ़र जॉब, पता है कई बार आपका जॉब ट्रांसफ़र होता है कि आपको क्या है, दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दिल्ली में जो मकान है वो तो पकड़े ही हुए हो, लखनऊ में जाके जो नया मकान मिला उसको भी कैप्चर कर लिए, यानी एट अ टाइम तुम दो दो मकान को कैप्चर करके रखे हो। दिल्ली का भी मकान अभी पकड़े हुए हो, शिफ्टिंग हो गया लेकिन अभी पूरी तरह से शिफ्टिंग नहीं कराए हो, तो दोनों मकान को तुम कब्जा किए हुए हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आखिर में कौन से मकान की वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड होगी, दिल्ली वाला मकान कि लखनऊ वाला मकान? तो ध्यान रहे यहाँ लिखा गया, इफ द एम्प्लॉय हैज़ बीन प्रोवाइडेड 2 houses by employer due to his transfer from one place to another place, then first 90 days only one house will be taxable, सिर्फ एक हाउस ही टैक्सेबल होगा फर्स्ट 90 डेज तक, अदर हाउस इज एग्जेम्प्ट। तो सॉल्व तो कौन सा, तो both the houses taxable value will be calculated, the one having lower taxable value will be taxable। समझ रहे, जो दोनों में से कम जिसकी वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी में हम ऐड करेंगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज, तो ज़्यादातर टैक्स में यही चल रहा है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अदर विल बी एग्जेम्प्ट, जैसे दिल्ली से तुमको लखनऊ भेज दिया, लखनऊ की वैल्यू कम है, दिल्ली की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होगा, लखनऊ वाले मकान की वैल्यू आपकी सैलरी में क्या होगी, ऐड की जाएगी फर्स्ट 90 डेज। हाइवर लेटर 90 डेज, अगर 90 डेज बाद भी तुम दोनों मकान कैप्चर कर रखे हो, ट्रांसफर हो गया 90 डेज हो गया, अभी तक सारा सामान शिफ्ट नहीं कर पाया, जो भी प्रॉब्लम था, वट एवर द प्रॉब्लम वॉज दैट,
कि आप दोनों मकान कैप्चर किए हो, तो दोनों मकान की वैल्यू आपकी सैलरी में क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है, अगर 90 डेज बाद हुआ तो। फिर RFA टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। समझ गए? अगर मकान की सुविधा किसको दी गई है, हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, उनको जो भी मकान की सुविधा दी गई, उसका मकान का जितना भी रेंट आ रहा है वो पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट। समझ में आया? तो ये पॉइंट हो गया, डन। तो RFA आपको समझ लिया। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा कई बार इन लोगों को मिलता है, माइन साइट, डैम साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन। जैसे माइन साइट, जहाँ पे माइन है, माइनिंग आपको पता है शहर से थोड़ी दूरी होती है, अब वहाँ पे जा करके आपको माइनिंग करनी पड़ रही है। फिल्म देखा था ना, वो कौन सा फिल्म था, KGF, है कि नहीं? तो इस तरह की जो माइनिंग वाइनिंग होती है। और डैम साइट होता है जहाँ पे डैम उम बन रहा है, बहुत बड़े बड़े डैम लगते हैं, बनने में बहुत समय लगता है, तो आपको वहीं रहना पड़ जाता है ना? नेक्स्ट, तो ऑन श्योर ऑयल एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे तेल उल निकलता है ना? तो वो क्या होता है, शहर से थोड़ा दूर होता है, वहाँ पे जाके आप ये सब काम कर रहे हो। अब क्या होता है, वहीं पे हम एम्प्लॉयज़ की रुकने की व्यवस्था कर देते हैं कि उन्हें आना जाना ना पड़े। तो ऐसे में एम्प्लॉय वर्किंग इन माइन साइट, डैम साइट, ऑन ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, तो उस केस में अगर वो रिमोट एरिया है और वहाँ पे आपके रहने की जितनी भी व्यवस्था की गई है, परक्यूजिट दी गई, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्योंकि कौन सा एरिया है, रिमोट एरिया। रिमोट एरिया समझते हैं? रिमोट एरिया ऐसा एरिया जो एकदम शहर से क्या है, कट के है। समझ रहे? अप टू 8 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपल एरिया, फ्रॉम द 8 किलोमीटर ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। अगर 8 किलोमीटर के दायरे में है म्यूनिसिपल एरिया के, तो अगर आपको 800 स्क्वायर फीट तक की जगह दी गई है रहने के लिए, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अदर एरिया तब जाके टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल कैसे होगा, जैसे ही पीछे पढ़े हो, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। दैट्स इट। तो ये था कौन सा, ये था रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपने किसका किसका देखा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखा। फिर आपने देखा कि सर अगर क्या होगा, फर्निश्ड होगा तो क्या होगा, अनफर्निश्ड होगा तो क्या होगा, फिर होटल एकोमोडेशन के केस में क्या होगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांसफ़र जॉब होता है एक जगह से दूसरी जगह, उस केस में क्या प्रोसीजर अपनाना है। फिर आपने ये भी देखा कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो घर मिलता है रहने के लिए, सर वो एग्जाम्प्ट है, उनकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। आपने पढ़ा था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को अलाउंसेज मिलते हैं, वो भी एग्जाम्प्ट, और परक्यूजिट मिल रहा है वो भी एग्जाम्प्ट। सही है, बाकी ये भी आपने देख लिया। अगला है मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अगर आपको मिलती है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल रिम्बर्समेंट और परक्यूजिट्स, है ना? इसको हम लोग कल देखेंगे, आज की नहीं। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया मेडिकल वाला। अब मेडिकल में ध्यान रहे, मेडिकल अलाउंस होगा फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि हर महीना तो कोई बीमार पड़ेगा नहीं, हर महीना तो मेडिकल अलाउंस दे रहा हो। लेकिन अगर हम डिस्कस करें क्या मेडिकल की परक्यूजिट्स है, तब उस केस में ध्यान रहे मेडिकल फैसिलिटी लिया है, तो मेडिकल फैसिलिटी कब लिया होगा, जब प्रॉब्लम में आया होगा तभी ना। और कई बार कंपनियां क्या करती हैं, मेडिकल की फैसिलिटी देती है, उनका अपना खुद का हॉस्पिटल होता है, रिलायंस का अपना हॉस्पिटल है, टाटा का हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके इलाज करा लो, एग्जाम्प्ट है सर। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो किस केस में एग्जाम्प्ट है, किस केस में टैक्सेबल है, कितना सैलरी में ऐड होगा, कितना नहीं होगा, विल डिस्कस लेटर ऑन, आज की नहीं। ठीक है ना, तो इतना आज के लिए काफ़ी है।